Hello everyone, welcome to Study As. We are covering polity current affairs series section and we have come towards the fourth section that is related to other organs of the state. We have already discussed constitution and initial provisions जहाँ पे हमने कुछ comparative constitutions की बात की, citizenship related और reorganization of states related कुछ हमने बात की. Reorganization of state has become important considering UPSC ने जब 2025 में इससे related questions पूछे हैं. Similarly, when we discussed, we have also discussed about parliament, executive and judiciary as well. We have also covered related to this कि how these parliament, executive and judiciary ये जो three wings of state जिसे हम कहते हैं, organs of the state कहते हैं, how they interact at the central, at the state level in the form of federalism in India. And lastly, we have apart from that we have also moved towards, in that federalism section we have also covered local self governance, and now we are moving ahead towards the other organs of the state जो उसी organ of state में executive के domain में आते हैं. कैसे आते हैं? Let us see. See, when we talk about as other organs of the state, हमने बात किया था कि कुछ expertise होती है अपने domains के. एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ स्टेट में कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि एग्जीक्यूटिव को ही मेजरली ब्रेक किया जाता है. वन इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अबाउट विच वी डिस्कस्ड इन एग्जीक्यूटिव पार्ट, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड अनदर इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव विच आर रिलेटेड टू ब्यूरोक्रेट्स एंड अदर ऑफिसर्स who hold certain expertise in their domains. For example, elections हो गया और ये सारी चीजें उसके अंडर आएंगी. And उसी चीज को देखते हुए we have to cover this facet of other organs of state. So in this section we are going to cover कि भाई इलेक्शंस कैसे होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव आर्म जो मेजरली इस टाइम पे न्यूज में काफी थे, उन चीजों पे ज्यादा बातचीत होगी. फर्स्टली, एनेबलिंग वोटिंग राइट्स फॉर माइग्रेंट्स. सो बिहार, अ स्टेट विद वन ऑफ द हाईएस्ट आउट माइग्रेशन रेट, इज सेट टू गो टू द पोल्स लेटर दिस ईयर. वो चीज जो थी इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा बात हुई कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से कितना ज्यादा इसको इफेक्ट किया है, उस चीज पे थोड़ा बात करेंगे कि एसआईआर होता कैसे है, बिकॉज मे बी यूपीएससी इस साल पूछ भी ले. इंटरनेशनल एग्जांपल ऑफ माइग्रेंट वोटिंग कैसे करते हैं, रिमोट वोटिंग, जैसे यूएस में एब्सेंटी वोटिंग बाय मेल और डोमेस्टिक ओवरसीज, फिलीपींस में ओवरसीज एब्सेंटी वोटिंग फॉर सिटीजन्स अब्रॉड, और इस्टोनिया में इंटरनेट वोटिंग. इट इज अ फेमस थिंग. इस्टोनिया हैज अ डिजिटल गवर्नमेंट सिस्टम और इसलिए काफी ज्यादा फेमस है. ये वोटिंग अपना प्रॉपर पूरा डिजिटल सिस्टम से कराते हैं. माइग्रेशन वाज ऑलमोस्ट 30% कि जितने तो माइग्रेंट होते हैं वो सब देखा जाए. फॉर इंस्टेंस 2024 बिहार स्टेट विद वन ऑफ द हाईएस्ट आउट माइग्रेशन है. अब उन चीजों देखते हुए ये इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कैसे किया जा सके. या तो रिमोट वोटिंग मशीन किया जाए, पोस्टल बैलेट या चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर बदल दिया जाए तो हो सकता है वो एटलीस्ट वोटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रह सके. वेयर कैन परमानेंट वोटर रजिस्ट्रेशन बी इंप्रूव्ड और माइग्रेट डेस्टिनेशन स्टेट में या वर्क प्लेसेस, उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. नाउ बात आती है हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स. एसआईआर हम कराते क्यों है, किस लिए कराते हैं, उन चीजों पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं. फर्स्टली, एसआईआर और व्हाट इज कॉल्ड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस प्रोसेस को देखते हुए कैसे कराया जाता है उस पे लेट अस डिस्कस दैट थिंग. द प्रोसेस ऑफ एसआईआर वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द मैनर दैट इट इज डन अंडर 3 मेजर जो लीगल प्रोविजंस है. पहला, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 एंड 325, where the Election Commission of India is authorized to ensure superintendence of elections.
नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। रिमेंबर 1950 में क्या है, पोल होने से पहले का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जिसमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन वो सारी चीज वो कहीं ना कहीं उसमें कवर होता है। पोल होने के टाइम या पोल होने के बाद, इलेक्शन होने के टाइम या इलेक्शन होने के बाद का जो प्रोसेस, दैट इज डेल्ट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। 50 एंड 51 में ये मेजर डिफरेंस आ जाता है। एंड थर्ड इज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स, (1950) 1960। इन तीन प्रोविजंस के बेसिस में एसआईआर कराया जाता है। 1951 से लेकर आज तक अगर देखा जाए, इट हैज बीन डन 8 टाइम्स। तो अगर गलती से यूपीएससी ने आपसे पूछ लिया कि हाँ it has been done for the first time in the independent India, the statement is incorrect because it has been done earlier as well. Last time it was done in between 2002 to 2004. कैसे कराया जाता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मेजरली क्यों कराया जाता है। पहला चीज वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंट, क्योंकि माइग्रेशन है इंडिया में। अभी जैसे हमने बिहार की बात की, यूपी में अलग अलग जगह हो सकते हैं। सेकेंडली, नॉन रिमूवल ऑफ डेड वोटर्स। थर्ड, voter getting registered at more than one place. Fourth, wrongful inclusion of a foreigner, क्योंकि सिटीजनशिप मिल गई, एडल्ट अगर आप हो तो उस बेसिस में आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर डायमेंशन जिसके बेसिस में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना भी जरूरी है। कैसे कराया जाता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि पोलिंग स्टेशन कुछ बनाया जाएगा इस केस में भी। दिस पोलिंग स्टेशन, या जो आप कह सकते हैं बूथ लेवल, अगर देखा जाए एक पोलिंग स्टेशन होगा जहां पे 1000 इलेक्टर्स होने चाहिए, एंड देयर विल बी अ बीएलओ और बूथ लेवल ऑफिसर इज देयर, जो इसको स्क्रूटिनाइज करता है। दिस ओवरऑल ये जो होगा, इसी के साथ क्या होगा, बीएलओ के साथ एक इलेक्टोरल, भाई क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, इंटेंसिव रिवीजन भी करा रहे, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर will be there, and this person is for every single assembly constituency. दिस ERO ऑफिसर या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये इसमें मेजरली कौन होते हैं, मान लीजिए कि जो लोग द पीपल हु बिकम स्टेट पीसेस और SDM बनते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, that person is called the electoral registration officer. What is his major role? Draft electoral roll को प्रिपेयर करना। Secondly, any claims and objections, भाई जब आप ड्राफ्ट प्रिपेयर करोगे तो उस पर बहुत लोग बोल सकते हैं कि अरे यार मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम आपने वो कर दिया, बहुत सारी चीज हो सकती है। तो उस बेसिस में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को वो रिसीव करेंगे कि भाई कोई अगर इस चीज को लेकर आता है, एंड देन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस
final electoral roll. Final electoral roll. अब if we give him this authority overall, तो then it can happen abuse of power हो सकता है. That is why what has been done is that कि any appeal that you need to do against this, first appeal goes to district magistrate. And second appeal goes to chief electoral officer. First appeal should be as the decision taken by the electoral registration officer. Second appeal should be which will be tackled by the chief electoral officer should be by the decision taken by the district magistrate. उसके अगेंस्ट में कोई आप अपील लेके जा सकते हो. सो दिस इज समथिंग, ये ओवरऑल एसआईआर का प्रोसेस होता है. डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या होता है वो चीजें हम इस चीज में उतना वी आर नॉट गोइंग टू इनटू निटी-ग्रिटी, बट दिस आई शोकेस जस्ट बिकॉज अगर इन यूपीएससी इफ आस्क्स यू यू कैन टैकल इट वेरी स्विफ्टली. नेक्स्ट इज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट, Supreme Court upheld the Delhi High Court order directing the registration of FIR against the former CBI Joint Director and Inspector for LE. कुछ irregularity हुई थी उस बेसिस पे. CBI was कैसे बनाया गया था? We need to know this कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट कौन हेड करता है? जो डायरेक्टर होते हैं. इसमें एक कमेटी बनती है जो अपॉइंट करती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और एनी सुप्रीम कोर्ट व्हिच इज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड थर्ड इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा. टेन्योर मेजरली क्या रखा जाता है? 2 years एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ऑलरेडी आ चुका. मेजर फंक्शन क्या? इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीजें आएंगी ही आएंगी. एंटी करप्शन क्राइम करना, चेक करना, इकोनॉमिक क्राइम चेक करना. इकोनॉमिक में तो हालांकि आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी है. स्पेशल क्राइम जैसे किडनैपिंग, टेररिज्म, मर्डर्स हो गए, जैसे आरुषि तलवार का केस है. जूरिसडिक्शन क्या क्या है? एक आपका एक स्पेशल कंसेंट और एक जनरल कंसेंट होता है. स्पेशल कंसेंट में क्या होगा? आपको स्टेट से कहीं ना कहीं दैट कंसेंट लोगे तभी आप वहां पे एक्टिविटी अपनी कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी. जनरल कंसेंट के कुछ ऐसे कुछ आपके जूरिसडिक्शन होते हैं जहां पे आपको कोई स्टेट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. सीबीआई ऑफिसर कैन गो एंड डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट द सेम. सो दैट इज हाउ इट इज डन. नेक्स्ट इज डीलिस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. डीलिस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम देखें तो अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने 800 अनरजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज थे इनको हटा दिया, डीलिस्ट किया. क्यों किया है? वी नीड टू नो अंडरस्टैंड दिस पार्ट की या तो वो इलेक्शंस नहीं लड़ रहे, नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कि आपने क्या खर्चा किया, कैसे किया, उस चीज को सबमिट नहीं किया, फेलियर टू फाइल इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट. ये 3 मेजर रीजंस थे. नाउ मेजरली बहुत से लोग ये कह सकते हैं भाई डी रजिस्ट्रेशन का तो कहीं ना कहीं हमने तो दिया ही नहीं है. वी नीड टू नो अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि ऑल्दो देयर इज सेक्शन 29A of RPA Act. एक तो ये है जिसके बेसिस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी. नाउ deregistration of any political party is not with the present with the Supreme Court with the Election Commission of India. However, Supreme Court has given it in certain grounds. Firstly, if the political party has got fraudulent registration, fraud से उन्होंने registration कराया हो. Secondly, if the political party defies
कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते ही नहीं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप नहीं मानते हो तो आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह सकते। एंड थर्ड, इफ यू आर बीन रजिस्टर्ड एज अ टेररिस्ट एक्टिविटी अंडर यूएपीए एक्ट। इन 3 ग्राउंड्स पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर भी डी रजिस्टर कर सकती है। दिस इज डी लिस्टिंग बट दिस इज डी रजिस्टरिंग वाली जो बात हो रही है। आधार लिंक ई साइन फॉर इलेक्टोरल मैनेजमेंट ना, आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग सर्टेन काइंड ऑफ ई सिग्नेचर विद ई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आधार से बेस्ड आप डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम क्रिएट कर रहे हो। क्यों हेल्पफुल है, अब इस चीज में हम बात करेंगे। किसके अंडर है, फॉर्म 678 जो ये आपके रजिस्ट्रेशन के काम आता है उसी चीज से किया गया है। पहला तो मिसयूज प्रिवेंट करेगा, आइडेंटिटी आपको उस अकॉर्डिंग स्टोर कर सकता है, ओटीपी भी आपके कहीं ना कहीं, वहां पे क्या होता है जनरली आधार के साथ क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर और आपकी आइडेंटिटी ओवरऑल सिक्योर करेगी। एनहांस अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगी कि भाई एक्चुअल में वो फ्रॉडुलेंट टाइप का कोई प्रैक्टिस तो नहीं है। जैसे आप ये देखो, अर्लियर में क्या प्रोसेस था, कोई भी मोबाइल नंबर में जा सकता है, अब वो आपसे लिंक्ड है या नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन खोना है या डी रजिस्टर कर दिया तो निकाल दिया। ओटीपी ओनली सेंड टू आधार लिंक मोबाइल नंबर, अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है तो उसमें वो आपने किसी मोबाइल नंबर से लिंक करके रखा है तो आप ही के पास आना है। आइडेंटिटी चेक वेरीफाइड ओनली द ओटीपी, बट यहां पर क्या हो रहा है, ओटीपी भी चेक करा बट वेरीफाइज द पर्सन सबमिटिंग द फॉर्म एंड लेजिटिमेट होल्डर ऑफ द आधार नंबर एज वेल। सिक्योरिटी लो है, यहां पर क्या है वेरी हाई है। टाइज एप्लीकेशन बायोमेट्रिकली टू वेरीफाइड आइडेंटिटी। अकाउंटेबिलिटी अगेन लिमिटेड हो जाएगी एंड यहां पे क्या होगा, स्ट्रांग होगा क्योंकि डिजिटली साइंड है एंड स्पेसिफिक आधार नंबर से लिंक्ड है। Impeachment motion against Chief Election Commissioner. So we need to understand this thing कि Chief Election Commissioner के केस में we have to get this point that there are certain facets due to which certain concerns have been raised against the Chief Election Commissioner of India. So पहले क्या होता था, जो members of Chief Election Commission थे उनको अपॉइंट किया जाता था on the grounds, एक कलीजियम सिस्टम था, उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। इस पे क्वेश्चन उठा तो अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट कि ये इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड, ये बिल्कुल सही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आल्सो स्टेटेड दैट कि बॉस अगर आपको लेकिन पार्लियामेंट के पास हैज द अथॉरिटी टू मेक अ लॉ ऑन दिस एंड कैन डिसाइड ऑन द व्हाट शुड बी द मैटर्स और व्हाट शुड बी द ग्राउंड बेस्ड ऑन विच एंड हाउ election commissioners or the members of chief election commission of India should be appointed। 2023 में हुआ था तो उसी बेसिस में उन्होंने ये एक्ट बनाया उसी साल एंड डिसाइड कर दिया। और वहां पर उन्होंने क्या किया, इस कलीजियम सिस्टम से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया एंड रिप्लेस्ड इट विथ द what you can say a cabinet minister nominated by the prime minister। now इसकी वजह से एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, अगर एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो देयर कैन बी अ चांस कि क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन बी क्वेश्चन एंड अगर क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम्स इनटू क्वेश्चन देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द इलेक्टोरल प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग इन इंडिया। ड्यू टू दिस आपका दैट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ कैन बी मेंटेन्ड और नॉट, दैट कैन ऑल्सो कम इनटू अ क्वेश्चन। अब क्योंकि बात क्या थी कि ये जो एसआईआर का प्रोसेस और इन सब में इतना जिस तरह का फासन करके प्रोसेस चलाया गया और जिस तरह की हसल टाइप का हमें दिखा है, opposition was very much anguished due to this and that is why they moved a motion regarding the removal of judges inquiry act। ना होता क्या है ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको किस तरह से हटाया जाएगा, ऑन द ग्राउंड्स जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जजेस ऑफ हाई कोर्ट के लिए रखा जाता है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 उस चीज को कहता भी है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये पूछा जाए आपसे कि क्या रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 124 क्या कहता है, कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Yes, the removal process is not given there. It was given under this Act of 1968. We need to understand this difference in a very granular manner. बहुत
छोटा सा डिफरेंस है. If the UPSC asked the statement that the removal, the aspect of removal of judges is mentioned in the Constitution of India, the statement is correct. ये बताया तो हुआ ही है कि भाई स्पेशल मेजॉरिटी से रिमूव होना चाहिए. कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे. लेकिन वो जो रिमूवल प्रोसेस ओवरऑल की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ये जो वो चीज रिमूवल प्रोसेस पे कोई डिस्कशन नहीं है. कैसे होता है? Either 50 members of Rajya Sabha or 100 members of Lok Sabha will initiate a motion for the removal, be it for the judges of the Supreme Court or High Court or Chief Election Commissioner. Then this goes to, अगर राज्य सभा में है तो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट और एनी प्रिसाइडिंग ऑफिसर. और यहां पर भी केस पे क्या होगा? स्पीकर. ये डिटरमाइन करेंगे कि किससे हम एक तरह से वेदर दैट मोशन शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट. और यही हुआ भी. स्पीकर ऑफ लोकसभा डिनाइड द सेम. यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 2019 कि भाई अगर मोशन आया है तो दे मस्ट मूव अहेड विद दिस मोशन एंड दे हैड टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन. ऐसा नहीं है. द एक्ट इज क्लियर कि भाई आप इनके ऊपर है कि अदर दे वांट टू मूव अहेड विद इट और दे डिनाई द सेम. इफ दे मूव अहेड विद इट, a 3-member investigation committee will be formed which will consist of either Chief Justice of India or any other Supreme Court judge, Chief Justice of High Court, and thirdly an eminent jurist या एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जिनके बारे में बात करते हैं. जैसा हमने जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के केस में भी देखे रखा है कि एक एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. बट यहां पर इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होता, बट इन द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है. और इन दी ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन. भाई जिनके पास ये मोशन आया, अगर राज्यसभा के पास आया तो चेयरमैन फिर एमिनेंट जूरिस्ट डिसाइड करेंगे. अगर लोकसभा में आए तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिटरमाइन करेंगे. दिस इज अ वेरी क्लियर कट डिफरेंस वन नीड टू नो. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में एमिनेंट जूरिस्ट शुड बी इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट when it comes to removal process, it should be eminent jurist in the opinion of chairman or chairman of Rajya Sabha or speaker of Lok Sabha, as the case may be. Section 3 of the act, it comes under section 3 of this Judges Inquiry Act. ये जब रिपोर्ट अपना सबमिट करेगी उस बेसिस में फर्दर डिस्कशन स्टार्ट होगा. एंड ऑन दैट बेसिस स्पेशल मेजॉरिटी के ग्राउंड्स पे, जहां पे 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एक तो हाफ ऑफ द मेंबर शुड बी देयर एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग शुड वोट. अब जब ये वोटिंग हो जाएगा देन ओनली प्रेसिडेंट विल remove that person. However, this is the situation when it comes to the Chief Election Commissioner. For other individuals like other जो election commissioners होते हैं, उनका removal comes under the ambit of President of India on the advice given by the Chief Election Commissioner. Former Chief Election Commissioner S.Y. Qureshi has discussed about it and raised a major concern कि इससे ये जो first among equals वाली जो बात कर रहे हैं कि decision making में तो आपने first among equal रखा है, जो हमने पहले बात किया था पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, बट वी आर नॉट डूइंग इन द केस ऑफ रिमूवल और इन चीजों में तो हमने फर्स्ट अमंग इक्वल रखा ही नहीं है. तो वो चीज है. ये डिफरेंसेस कुछ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए. एंटी डिफेक्शन लॉ, ना इस चीज की बड़ी बात चल रही है कि भाई जो आपके एमपीज ने भी रिसेंटली
अभी डिसाइड किया कि वो जाना चाहते हैं। उसमें देखा जाए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वॉलेंटरी रिक्वेस्ट, आपने अगर अपनी पार्टी छोड़ दी तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। या तो डिफियंस ऑफ पार्टी विप, पार्टी ने कोई डिसाइड किया कि नहीं इस जो वोटिंग हो रही है इसमें हमें नो मैंडेट के साथ जाना है, एक विप के साथ आपने इशू किया है। हाउएवर अगर इफ एनी मेंबर जिसने 15 दिन पहले ही नोटिस दे दिए कि नहीं मैं इसके अगेंस्ट में यस बोलूंगा तो आप मुझे हरा नहीं सकते, तो उस बेसिस में आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। Special rules for independent. This is very much important. UPSC has asked the question on this part in 2022. क्या कहता है कि any independent member is disqualified if they join any political party of such election. भाई आप independent member होकर आए थे और आप क्या कर रहे हो, किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो। नॉमिनेटेड मेंबर किस बेसिस में हो सकते हैं, 6 मंथ्स का ये जो टाइमलाइन। अगर आप 6 मंथ्स बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हो तो तब आप तब भी हो सकता है। अगर 6 मंथ्स पहले हुआ क्या तब कोई दिक्कत नहीं है। मर्जर एक्सेप्शन, मर्जर एक्सेप्शन की बात क्यों है कि ये जो अभी मेजरली हुआ भी है आम आदमी पार्टी के केस में, बट यस इस चीज में क्वेश्चन अभी है कि मर्जर को आप किस तरह से डिफाइन करते हो, वो चीज आएगी। इफ अ पार्टी मर्जेस विद अनदर एंड 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स अग्री, डिफेक्टिंग मेंबर्स आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। इसके केस में क्या था, 7 मेंबर्स आपसे थे आउट ऑफ 10, 7 ने ज्वाइन किया है बीजेपी। तो इसीलिए इस चीज को देखते हुए बड़ी बात चल रही है कि शायद इस चीज को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। स्पीकर एंड चेयरमैन, जिस हाउस में डिफेक्शन हुआ है इट इज देयर हु विल डिसाइड कि वेदर उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन इज देयर बट दैट डजंट मीन कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होता है। स्पीकर और चेयरमैन पे इट लाइज अपॉन द स्पीकर और चेयरमैन हु डिटरमाइन वेदर द कंसर्न पर्सन शुड बी डिस्क्वालिफाइड और नॉट। जुडिशियल रिव्यू के अंडर है कि भाई जो स्पीकर और उन्होंने जो डिसीजन लिया उसके बेसिस में। टाइम लिमिट कोई डिसाइडेड नहीं है स्पीकर और उसके केस में। हाउएवर फ्रॉम टाइम टू टाइम लाइक केशव मेघचंद्र सिंह केस हो गए, इन सब में कोर्ट हैज इशूड कि भाई आपको 6 महीने में डिसीजन लेना है। दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। बट यस वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मेजर थिंग इज दैट कि टाइम लिमिट में इशूड नहीं है। और ये चीज कहीं ना कहीं यूपीएससी हैज आल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी 2022 में प्रीलिम्स एग्जाम में 2003 में एक 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या किया कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो चुका है तो वो मिनिस्ट्रियल पोजीशन भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, उनको अपने उस पोस्ट से भी जाना पड़ेगा। सो विद दिस वी रैप अप दिस अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। वी आर ओनली लेफ्ट विद द वन बट द नॉट व्हाट वी कैन से दिस लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द बहुत बड़ा जाइंट सेक्शन है, दैट इज द फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। वी विल कवर इट एंड वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग सेशन रहेगा। सो बी कम बेटर रेडी, बी पेशेंट फॉर दैट सेशन एंड वी विल एंश्योर दैट कि आपको वो चीज होलिस्टिकली कवर हो सके। फॉर दैट टाइम गिव मी गुड बाय, थैंक यू सो मच।